हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एचपीएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित ये जो हमारी क्लास है ये 34 क्लास है। डेली सुबह दोस्तों हमारे चैनल पर एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के लिए क्लासेस ली जा रही हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। मैंने बताया ये 34 क्लास है। अगर इससे पहले की 33 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और बता दें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने टारगेट रखा है 50+ क्लासेस का। 34 क्लासेस हो गई हैं और 16 क्लासेस रिमेनिंग रही हैं। बाकी जितना हमसे हो सके हम उतनी क्लासेस आपके लिए अपलोड कर देंगे। बाकी अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द र्यून्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बैंक। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष निम्न में से किस नदी के तट पर मिले थे? तो किस नदी के तट पर मिले थे दोस्तों? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी यानी कि रावी एंड इंडस, इसका दोनों का सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बाकी जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जोंधड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी ज़िला है वहाँ पर है और जो मोहनजोदाड़ो है ये लरकाना ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो कौन सी मुद्रा में दोस्तों ये थी? धर्मचक्र मुद्रा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, धर्मचक्र मुद्रा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा अपने उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द फर्स्ट हुन्स इन्वेजन टेक प्लेस। तो आपको बताना है फर्स्ट हुन आक्रमण कब हुआ था। दोस्तों जो हुन आक्रमण हुए थे, जो भारतीय गुप्त वंश था उसके समय यह स्टार्ट हुए थे। और फर्स्ट जो महत्वपूर्ण हुन आक्रमण हुआ था ये हुआ था 1458 एडी में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 5वीं शताब्दी में यह आक्रमण हुआ था। जो उसमें गुप्त शासक था दोस्तों स्कंदगुप्त के समय काफ़ी जो हुन आक्रमण थे ये हुए थे, लेकिन उन्होंने इसको टाल दिया था, यानी कि इसका खतरा नहीं आने दिया था अपने साम्राज्य पर। लेकिन 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में दोस्तों जो हुन आक्रमण थे ये काफ़ी ज़्यादा हो गए और उनका जो नेता था प्रसिद्ध तोरमान, उसने काफ़ी क्षति पहुंचाई इस गुप्त वंश को और समाप्त कर दिया। और उसका बेटा जो था बाद में मीरकुल ये हुन शासक बना था, जिसे भारत का एटिला भी कहा जाता है। जो मीरकुल था तोरमान का पुत्र, उसे भारत का एटिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबरबाद। अकबर के शासन के दौरान राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? तो ना जाने दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, मैं आपको कितनी क्लासेस करवा चुका हूँ और कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना से ज़्यादा हो सके डिटेल में लिखिए। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, जो भी इसका आंसर सही यानी कि लॉन्ग वे में लिखेगा, डिटेल में इस आंसर को बताएगा, उसका कमेंट जो है वो मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है, हु डिज़ाइन द ताजमहल। ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया? तो दोस्तों ताजमहल को डिज़ाइन किसने किया था? ये किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। और किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो ये है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था अपनी मुमताज़ महल के लिए। 1632 में दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और 1653 में जाके इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी। बाकी दोस्तों जो 1983 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था, जो ताजमहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवेंट बाय द वाइट पीपल। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में जो गोरे लोग थे उनके द्वारा गांधी पर बार कर उन्हें पटरी पर उतार दिया गया था? तो ये बात है दोस्तों 1893 की, जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया के लिए यात्रा कर रहे थे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, डरबन। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो फर्स्ट क्लास
जो फर्स्ट क्लास का डिब्बे होते हैं उसमें सफ़र कर रहे थे, और एक जो गोरे लोग थे उन्होंने जो रेल थी उसके जो मुख्य अधिकारी थे उनसे शिकायत करके महात्मा गांधी को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। और दोस्तों अफ्रीका में दोस्तों इंडिया के जो लोग थे, इंडियन मूल के जो लोग थे, उनको न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने ही 1894 में दोस्तों भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डरबन। और जो स्थान था जहाँ पर फेंका गया था दोस्तों वो था पीटरमारित्सबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर फ्रेमिंग द एजुकेशन मिनट। निम्न में से कौन शिक्षा विवरण तैयार करने के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले जो था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1834 में इसे एक जो गवर्नर थी उसके काउंसिल के कानूनी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। और 1835 में ही जो लॉर्ड मैकाले था इसने अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित अपने एक नीति पेश करी थी, यानी कि प्रस्ताव पेश किया था। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उसमें गवर्नर जनरल उसके द्वारा दोस्तों 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्तांतरित हुआ। तो कब हुआ था दोस्तों गांधी इरविन समझौता, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। दोस्तों ये जो समझौता हुआ है इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह महात्मा गांधी और जो वायसराय था लॉर्ड इरविन उसके बीच हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों, तो यह इसमें महात्मा गांधी को कहा गया था कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको समाप्त कर दें, और फिर सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की ओर से भाग ले लें। तो महात्मा गांधी ने इन मांगों को मांग लिया था, और महात्मा गांधी ने भी कुछ अपनी जो डिमांड थी उनके सामने रखी थी। लेकिन दोस्तों सेकंड गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद दोस्तों जो ये था आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको फिर से शुरू कर दिया गया था। और ये जो है ये गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली समझौता है। और एक हुआ था पूना पैक्ट, तो वो हुआ था 1932 में हुआ था दोस्तों, सितंबर 1932 में। और यह अरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके बीच हुआ था। वह सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड था, जो रामसे डोनाल्ड थे प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ जो कम्युनल अवार्ड था उसके बीच लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which constitutional amendment has made directive principle of state policy more important than fundamental rights? तो किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण बनाया। तो ये था दोस्तों 42nd। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। और जो 52nd था दोस्तों ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें दल बदल कानून आपने पढ़ा होगा, दल बदल कानून से संबंधित है ये जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में दोस्तों उपराष्ट्रपति अधिकतम आपको बताना है कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है। तो ये है दोस्तों 6 मंथ। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 6 मंथ के अंदर अंदर दोस्तों चुनाव करवाने ही होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द गैप पीरियड बिटवीन फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेकंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये भी दोस्तों प्रथम अविश्वास प्रस्ताव और द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतराल की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 6 मंथ। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 6 मंथ से 6 मंथ, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 6 मंथ से पहले यह पारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा। आपको बताना है जो पार्लियामेंट्री सीट है यानी कि लोकसभा की पंजाब में कितनी सीट्स हैं। तो दोस्तों एक दिन भी मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो पंजाब में कितनी सीट्स हैं, ये हैं दोस्तों 13 सीट्स। और बात करें हरियाणा की तो उसमें 10 सीट है। हिमाचल में कितनी सीट हैं दोस्तों, तो हिमाचल में 4 सीट है। और जो 11 है यह है छत्तीसगढ़ में। तो जो उत्तराखंड है उसमें मे बी 5 हैं। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति थे यहाँ पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन से जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ये थे दोस्तों न्यायमूर्ति जो एम हिदायतुल्ला थे। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, जस्टिस एम
हिदायतुल्लाह। तो इन्होंने दोस्तों 1969 में यह काम किया था, जुलाई 1969 में यह बने थे राष्ट्रपति। और दोस्तों जो पीएन भगवती का नाम दिया हुआ है, जो पीएन भगवती थे, इनके समय ही जो अदालत थी उसमें जो पीआईएल का मुकदमा था वो दायर किया गया था, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसका मुकदमा दायर किया गया था। और जो न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन है, ये आप सभी को पता है, इनके बारे में आप डिटेल में लिखिए, ये हिमाचल से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द ड्वार्फ प्लैनेट। आपको बताना है वामन ग्रह कौन सा है। तो इसमें जो वामन ग्रह है दोस्तों वो है आयरिस। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, आयरिस। तो दोस्तों प्लूटो जो है वो भी एक वामन ग्रह का एग्जाम्पल है। तो वामन ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन जो मुख्य 8 ग्रह होते हैं इनका साइज इन सभी से छोटा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का प्रतिशत आवरण कितना है। दोस्तों ये 7% से भी कम हो गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट का आपको अर्थ बताना है कि यह इसका अर्थ क्या होता है। तो क्लाउड बर्स्ट का अर्थ होता है दोस्तों वेरी हैवी रेन विद हैवी स्टॉर्म, यानी कि तेज आंधी के साथ अति भारी वर्षा। तो क्लाउड बर्स्ट का सही अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वेरी हैवी रेन विद हैवी स्टॉर्म। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांड बैंक एंड डोगर बैंक आर रिलेटेड। तो ग्रांड बैंक और डोगर बैंक आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों मैन फिश कैचिंग जोन, यानी कि मुख्य मछली का कैचिंग जोन। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक की, तो दोस्तों ये ऐसे स्थान हैं यहाँ पर जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, जो ओशन करंट हैं वो आकर मिलते हैं। तो बात करें ग्रैंड बैंक की, तो दोस्तों ग्रैंड बैंक में जो ठंडी जलधारा है वो लेब्राडोर जलधारा जो है वो आके मिलती है, और गर्म की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो आके मिलती है। ये जो एरिया है दोस्तों यहाँ पर मुख्य जो मछली उत्पादन एरिया है, यहाँ पर काफ़ी मछली जो पकड़ी जाती हैं, मतलब ये जो है जो काफ़ी जो फिश कैचिंग जोन है उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फिश हैं उनका प्रोडक्शन काफ़ी हाई मात्रा में होता है, और यह न्यू फाउंडलैंड आपने सुना होगा उसके आसपास ही स्थित है। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो आपको बताना है सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की। तो ये है गंगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा। दक्षिण भारत की दोस्तों गोदावरी आती है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द स्टेट लैंड विद मैक्सिमम एरिया इज अनयूजेबल। तो आप सभी को पता है कि भारत के जो राजस्थान राज्य है उसमें थार मरुस्थल है। तो यहाँ पर पूछा है अनयूज्ड लैंड किस स्टेट की है, तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान की होगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। आपको बताना है पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ है। तो दोस्तों ये कहाँ है, पंचमढ़ी कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन्स रेज्ड इज कॉल्ड। सरकार द्वारा उठाए गए लोन पर भुगतान किया गया ब्याज क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों डेब्ट सर्विसिंग, ऋण व्यवस्था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन रेज्ड इज कॉल्ड डेब्ट सर्विसिंग। नेक्स्ट है लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू ए फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड। दोस्तों देसी मुद्रा के संदर्भ में सापेक्ष मुद्रा का मान घटाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अवमूल्यन, यानी कि डीवैल्यूएशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डीवैल्यूएशन। दोस्तों जब भी कोई जो कंट्री है दोस्तों अपनी करेंसी की मुद्रा उसकी जो वैल्यू है वो घटा देती है, तो इसे डीवैल्यूएशन कहा जाता है। भारत ने भी कई बार किया है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे देश का एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। मानव शरीर में ग्लाइकोजन संचित होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, ये लिवर और जो मसल्स होती हैं उसमें स्टोर्ड होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिवर। दोस्तों मनुष्य जो है वो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा लेता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यानी कि ग्लूकोज अधिकांश ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा लेता है। जब ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तो ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग्स। तो जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ये है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ए बी ग्रुप जो है दोस्तों ये सभी ब्लड ग्रुप से रक्त जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ आई हैविंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। आपको बताना है आँख का उच्चतम
अपवर्तनांक वाला हिस्सा कौन सा है? तो सबसे पहले आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशो होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट जो आपका मीडियम आपको दिया हुआ है उसके बीच का यह रेशो होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लेंस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात करें हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दोस्तों आपने डायमंड सुना होगा, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 होता है और इसको दोस्तों जो म्यू नामक साइन है उसके द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। आपको बताना है जल का पृष्ठ तनाव इसमें डिटर्जेंट मिलाने पर क्या होता है। दोस्तों घट जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इज। त्वचा रोग के उपचार में प्रयुक्त रेडियोस्क्रिय समस्थानिक कौन है? तो इसमें फास्फोरस यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फास्फोरस। नेक्स्ट है जो कोबाल्ट है दोस्तों, इसका कैंसर के रूप में जो कैंसर होता है उसके उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क। तो आपको बताना है जो दूध होता है वो किस प्रकृति का होता है। तो दोस्तों दूध जो होता है इसका जो पीएच मान होता है वो 5 से 6 के बीच में लाई करता है, यानी कि ये जो है ये स्लाइटली एसिडिक है, यानी कि अल्प अम्लीय है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो दोस्तों पीएच स्केल होती है उसमें जो 7 की वैल्यू होती है उसको न्यूट्रल माना जाता है और 7 से जो हाई होता जाता है वो होता जाता है आपका बेस प्रकृति का, यानी क्षारीय प्रकृति का, और उससे जो काम होता है 1 to जो 6 होता है दोस्तों 1 to 7 के बीच का जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इस तरफ बढ़ता जाएंगे तो जो बेसिडिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी और इस तरफ अगर आप बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों जो एसिडिटी है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस। तो किस राज्य ने हाल ही में शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना प्रारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों असम की सरकार ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ने हाल ही में किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो मित्र घोषित किया? तो ये किया कतर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।